नमस्कार दोस्तों, प्रभात एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने 2015 से लेकर 2018 तक यूपीएससी ने जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे थे वो एनालिसिस किए थे। इस वीडियो में हम 2019 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका एनालिसिस करेंगे फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 2019 में सबसे पहला क्वेश्चन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट। राइट, सो एग्रीकल्चरल सॉइल्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को रिलीज करती है एनवायरनमेंट में। ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि हमें पता है एग्रीकल्चरल सॉइल्स में हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं और उसका एंड रिजल्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं फ्रॉम एग्रीकल्चरल सॉइल्स। इसीलिए पहला स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट। राइट, सो कैटल में भी अमोनिया का रिलीज या एमिशन देखा जाता है क्योंकि जो यूरिया यूरिन के थ्रू बाहर आ रहा है कैटल के बॉडी में से, वो यूरिया अगर फीकल मैटर के साथ मिक्स हो गया तो उस मिक्सिंग के दरमियान यूरिया प्लस फीकल मैटर जब मिक्स होता है तो उस मिक्सिंग के दौरान अमोनिया गैस रिलीज होता है एनवायरनमेंट में। राइट, सो कैटल ऑल्सो रिलीज अमोनिया गैस इनटू द एनवायरनमेंट। इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरनमेंट। यह स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री एक मेजर सोर्स उभर के आ रहा है रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स का। इसीलिए इस क्वेश्चन में दिए गए तीनों स्टेटमेंट्स सही स्टेटमेंट्स है। इसीलिए हमारा आंसर इस क्वेश्चन का बन रहा है 1, 2 and 3। राइट, सो हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे इस क्वेश्चन का। एग्रीकल्चरल सॉइल्स कंट्रीब्यूट टू ओवर 70% ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन फ्रॉम इंडिया इन 2010। राइट, सो इसीलिए पहला स्टेटमेंट हमारा सही था। दूसरा स्टेटमेंट है, नाइट्रोजन इन द डाइट इज नॉट ब्रोकन डाउन एफिशिएंटली बाय कैटल। जो नाइट्रोजन डाइट में होता है कैटल्स के, वो कैटल्स के गट में प्रोसेस नहीं हो पाता है प्रॉपरली और वो नाइट्रोजन एक्सक्रीट होता है कैटल के बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। जब ये यूरिया फीकल मैटर के साथ मिक्स हो जाएगा तो readily there will be the formation of ammonia and this ammonia gas will be released। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही स्टेटमेंट था। तीसरा स्टेटमेंट है, पोल्ट्री इंडस्ट्री और रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स का एमिशन। तो 2030 तक इस रिएक्टिव नाइट्रोजन का जो रिलीज हो रहा है पोल्ट्री इंडस्ट्री से वो बढ़कर 1.089 टन्स हो जाएगा, जो 2016 में 0.415 टन्स था। इसीलिए तीनों स्टेटमेंट सही है और आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन mentioned। राइट, सो पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन ये एक मेथड है या ये मेथड्स है वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए। राइट, सो दीज आर द मेथड्स बेस्ड अपॉन विच वी कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू एनर्जी। राइट, सो पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन ये वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजीज है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी। सो क्या होता है पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन? सबसे पहले पायरोलिसिस इज द हीटिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो पायरोलिसिस में क्या करते हैं हम?
पायरोलिसिस में बायोमास को बर्न किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या पायरोलिसिस में हम हीट करते हैं बायोमास को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट लीड्स टू कन्वर्जन ऑफ वेस्ट इनटू एनर्जी। और प्लाज्मा गैसिफिकेशन में क्या होता है? प्लाज्मा गैसिफिकेशन इज एन एक्सट्रीम थर्मल प्रोसेस यूजिंग प्लाज्मा which converts organic matter into syngas. So प्लाज्मा गैसिफिकेशन में हम प्लाज्मा का उपयोग करके वेस्ट को बर्न या हीट करते हैं, जिसके कारण सिनगैस प्रोड्यूस होता है, एंड इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होता है डी। पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन ये वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट करने के टेक्नोलॉजीज है। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, थर्ड इज ओजोन एंड फोर्थ इज सल्फर डाइऑक्साइड। और क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द अबव आर रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप बायोमास रेसिड्यू। सो जो क्रॉप रेसिड्यू बर्न करते हैं, जिसे स्टबल बर्निंग भी कहा जाता है, उसके दरमियान इनमें से कौन से गैसेस रिलीज होते हैं? तो क्रॉप या स्टबल बर्निंग के दरमियान ये चारों गैसेस रिलीज होते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मतलब 1, 2, 3 एंड 4, जो कि ऑप्शन डी में मेंशन किया है। So burning up of crop residue leads to emission of sulfur dioxide, oxides of nitrogen, carbon dioxide, carbon monoxide, black carbon, organic carbon, methane, volatile organic compounds, non-methane hydrocarbons and ozone as well as aerosols. So ये सभी gases और particulate matters emit होते हैं जब हम क्रॉप रेसिड्यू को बर्न करते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज, जो ऑप्शन डी में मेंशन किया है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज देयर ए ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीट्स दैट आर रिलीज्ड इनटू एनवायरमेंट। फाइन, सो क्वेश्चन है माइक्रोबीट्स के ऊपर। माइक्रोबीट्स एक बेहद ही छोटा पार्टिकल है प्लास्टिक का, जिसकी साइज 5 mm से भी कम होती है, और ये माइक्रोबीट्स हाल ही में एक कंसर्न बन के उभर के आए हैं, स्पेशली इन दी एक्वेटिक इकोसिस्टम, राइट। सो माइक्रोबीट्स का उपयोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यानी कि फेस वॉश में होता है, जैसे कि फेस वॉश में होता है, और इन माइक्रोबीट्स को जो मछलियां होती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो फूड कंसिडर करती है, और ये माइक्रोबीट्स एंटर होते हैं फिशेस की बॉडीज में, राइट। अगर ये फिश के बॉडी में एंटर हो गए तो ये सब्सीक्वेंटली फूड चेन में भी एंटर हो सकते हैं, और इसी वजह से ये एक थ्रेट माना जा रहा है, राइट। सो माइक्रोबीट्स आर दी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई इज देयर ए ग्रेट कंसर्न रिलेटेड टू माइक्रोबीट्स। सो इसका सही जवाब है दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम, राइट। क्योंकि अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ये यूज हो रहे हैं तो ये अल्टीमेटली जो मरीन इकोसिस्टम है या एक्वेटिक इकोसिस्टम में, उसमें मिक्स हो जाएंगे, और उस वजह से ये एक हार्मफुल थ्रेट है फॉर मरीन इकोसिस्टम। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, राइट। सो द माइक्रोबीट्स आर द प्लास्टिक्स लेस देन 5 mm साइज, राइट। सो आंसर है ए। अगला सवाल, इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट एंड ट्राइजोफोस is viewed with apprehension. These chemicals are used as, right? So ये कुछ chemicals दिए हैं इस क्वेश्चन में, और ये chemicals किससे रिलेटेड है ये हमें बताना है। तो ये सभी केमिकल्स पेस्टिसाइड्स है,
दैट आर यूज्ड इन द एग्रीकल्चर इन इंडिया। और ये सभी केमिकल्स हार्मफुल केमिकल्स है, इसीलिए इनके यूज के ऊपर एक एप्रीहेंशन मेंशन हुआ है हाल ही में। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ऑल दीज आर पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। अगला सवाल है, in the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique and injection of sulfate aerosol into stratosphere? Right, so कुछ साइंटिस्ट ने ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए कुछ इनोवेटिव आइडियाज इजाद किए हैं। उन आइडियाज को जियो इंजीनियरिंग कहा जाता है, उन आइडियाज को जियो इंजीनियरिंग कहा जाता है। और उन आइडियाज में सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज है सिरस क्लाउड थिनिंग और इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजोल्स। इन टेक्निक्स के द्वारा हम ग्लोबल वार्मिंग कम कर सकते हैं, ऐसा उन साइंटिस्ट का मानना है। राइट, सो सिरस क्लाउड थिनिंग एंड इंजेक्शन ऑफ एरोसल्फेट और इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजोल्स आर द मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी। राइट, सो क्या होते हैं ये सिरस क्लाउड थिनिंग और एरोजोल सल्फेट इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजोल इन स्ट्रेटोस्फीयर, आप इस डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। आंसर है इस क्वेश्चन का डी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट? मीथेन हाइड्रेट के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, सो मीथेन हाइड्रेट इज ए फॉर्म ऑफ मीथेन विच इज एनक्लोज्ड बाय हाइड्रोजन। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स। सो मीथेन हाइड्रेट की जो डिपॉजिट्स है वो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से एक्टिवेट हो सकती है और उस एक्टिवेशन के वजह से मीथेन हाइड्रेट का प्रोपोर्शन बढ़ सकता है और उसी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर सी फ्लोर। यह स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि मीथेन हाइड्रेट्स के ज्यादातर डिपॉजिट आर्कटिक टुंड्रा में या सी फ्लोर में पाए जाते हैं और यही रीजन है कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से आर्कटिक टुंड्रा के ये जो डिपॉजिट्स हैं मीथेन हाइड्रेट के, वो रिलीज हो जाएंगे। इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है, मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डेकेड और 2। ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है। राइट, सो इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है डी, all of these. First statement is correct, second statement is also correct, and third statement is also correct, and hence answer is D. Right? So ये जो explanation दिया गया है इस क्वेश्चन का, इसे आप पढ़ सकते हो क्योंकि ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला सवाल है, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि एशियाटिक लायन हमें पता है गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है वहां पे पाई जाती है। सेकंड स्टेटमेंट, डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है क्योंकि डबल हम्प्ड कैमल स्पेशली पाया जाता है सेंट्रल एशियन रीजन में। थर्ड स्टेटमेंट, वन हॉर्न राइनोसेरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ये स्टेटमेंट भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि वन हॉर्न राइनोज आर ऑल्सो फाउंड इन दी कंट्रीज लाइक नेपाल एंड भूटान। राइट, सो इसी वजह से सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमारा सही आंसर है ए, वन ओनली। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि तीनों स्टेटमेंट्स में ओनली वर्ड यूज किया गया है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है क्योंकि एशियाटिक लायंस इंडिया के गिर फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। वो दुनिया में
कहीं और नहीं पाया जाता है, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ए। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, some species of turtles are herbivores, right? So yes, some species of turtles are herbivores, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, some species of fish are herbivores, ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि कुछ फिश के स्पीशीज ऐसे हैं जो हार्बिवोर्स है। तीसरा स्टेटमेंट, some species of marine mammals are herbivores, हमने देखा कि डुगोंग्स या सी काउ एक मरीन मैमल है और वो भी एक हार्बिवोर्स स्पीशीज है। चौथा स्टेटमेंट, सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस, ये भी सही स्टेटमेंट है और इसी वजह से ऑप्शन बनता है डी 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि ये चारों स्टेटमेंट्स सही स्टेटमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे हम अभी। So next question is, consider the following pairs. So यहाँ पे दो कॉलम्स दिए हैं। फर्स्ट इज वाइल्ड लाइफ, सेकेंड इज नेचुरली फाउंड इन। कुछ वाइल्ड लाइफ या कुछ स्पीशीज के नाम दिए हैं और उनका नेचुरल हैबिटेट सेकेंड कॉलम में दिया है। फर्स्ट स्पीशीज है ब्लू फिन्ड महाशीर, उसका पेयर बनाया गया है कावेरी रिवर के साथ, राइट? सो ये पेयर सही पेयर है क्योंकि ब्लू फिन्ड महाशीर कावेरी रिवर में पाए जाते हैं। सेकेंड पेयर है इरावदी डॉल्फिन और चंबल रिवर, ये पेयर इनकरेक्ट पेयर है क्योंकि हमने देखा कि चंबल रिवर में हमें मिलते हैं घड़ियाल्स। इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर में नहीं है, उनका हैबिटेट बे ऑफ बंगाल या चिल्का लेक या इरावदी रिवर है, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है रस्टी स्पॉटेड कैट और उसका पेयर बनाया गया है ईस्टर्न घाट्स के साथ, ये एक सही पेयर है क्योंकि रस्टी स्पॉटेड कैट्स हमें ईस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, राइट? सो ओनली सेकेंड पेयर इज इनकरेक्ट एंड दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर इज सी 1 and 3 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स। कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड ओडिशा। विथ रेफरेंस टू द स्टेट्स मेंशन्ड अबव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया ऑफ स्टेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। सो ये क्वेश्चन है फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट कवर का रेशो विद द टोटल एरिया ऑफ दीज 4 स्टेट्स, राइट? तो हमें इनका असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, यानी कि सबसे पहले जिस स्टेट में सबसे कम फॉरेस्ट कवर होगा उसके एरिया के रेशो में वो स्टेट पहले आएगा और सबसे लास्ट में आएगा ऐसा स्टेट जिसमें हाईएस्ट एरिया होगा फॉरेस्ट कवर के अंडर इन प्रोपोर्शन टू इट्स टोटल एरिया, राइट? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे कम फॉरेस्ट कवर होगा उसके टोटल एरिया के रिगार्डिंग या उसके टोटल एरिया के रेशो में, उसके बाद होगा मध्य प्रदेश, फिर ओडिशा और लास्ट में है छत्तीसगढ़, राइट? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी 3241। अगला सवाल, सो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व ये केरला में मौजूद है और हमें इन ऑप्शंस में से ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज ढूंढने हैं जो कि अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व में प्रेजेंट है। तो इनमें से नेयार, पेपरा शेंडुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलाकाड़, मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व में है, इसीलिए
हमारा करेक्ट आंसर है ए, राइट। अगला सवाल, अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाइज कंप्लीटली इन टेम्परेट अल्पाइन। इन नेशनल पार्क्स में से ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो कंप्लीटली टेम्परेट अल्पाइन रीजन में आता है? सही आंसर है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, राइट, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ये एक टेम्परेट अल्पाइन नेशनल पार्क है, राइट। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है डी। अगला सवाल, अगला सवाल है इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी was introduced as an important feature in which of the following, right? So the question is related to extended producer responsibility, और extended producer responsibility mention किया गया है the e-waste management and handling rules 2011। e-waste होते क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम यूज करते हैं जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल एक्सेट्रा, ये कुछ दिनों के बाद आउटडेटेड हो जाते हैं और वो यूज से बाहर हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो यूज में नहीं है उन्हें ई वेस्ट कहा जाता है। हम कॉमन सिटीजन्स इन ई वेस्ट को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए जो ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के प्रोड्यूसर्स है उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन ई वेस्ट को प्रॉपरली हैंडल करने की, जिसे कहा जाता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2011 में जो आए थे उनमें मेंशन्ड है, और उसी वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, as per law, the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority exists at both national and state levels। ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है क्योंकि कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 कहता है कि कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी शुड बी देयर एट स्टेट एज वेल एज नेशनल लेवल, एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट statement of this question is correct statement। दूसरा सवाल, दूसरा statement, people's participation is mandatory in the compensatory afforestation programs carried out under Compensatory Afforestation Fund Act 2016। Compensatory Afforestation Fund Act 2016 पीपल्स पार्टिसिपेट को एनकरेज करता है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहां पे गलत स्टेटमेंट है। सो आंसर बनता है ए, वन ओनली, राइट। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 empowers the government of India to, first statement, to state the requirement of public participation in the process of environmental protection and procedure and manner in which it is sought। So ये क्वेश्चन है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में, जो एनेक्ट हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी के बैकड्रॉप में। 1985 के दिसंबर महीने में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी और उस ट्रेजेडी के बाद ये एक्ट एनेक्ट किया गया था, और फर्स्ट स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है इस एक्ट के लिए। दूसरा स्टेटमेंट, टू ले डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ये भी एक सही स्टेटमेंट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के लिए, और इसी वजह से हमारा करेक्ट आंसर है बोथ 1 एंड 2, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के लिए मेंशन किए गए हैं वो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016,
इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 2016 में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स दिए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा, उसके लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है? हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। ए, वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इन 5 categories. This is incorrect statement because the waste should be segregated into 3 categories, not in 5 categories. B, the rules are applicable to notified urban local bodies, notified towns and all industrial townships only. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है जो 2016 में दिए गए हैं वो सिर्फ इन लोकेलिटीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सी, द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड एलेबोरेट क्राइटेरिया और आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। ये एक सही स्टेटमेंट है क्योंकि लैंडफिल्स के बारे में एक एलेबोरेट डिस्क्रिप्शन दिया गया है इन रूल्स में और इसी वजह से ये सी स्टेटमेंट करेक्ट है। डी, इट इज मैंडेटरी the part of waste generator that the waste generated in one district cannot be moved to another district. ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है क्योंकि अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट जनरेट हो रही है तो उस वेस्ट को दूसरे जगह पे हम ले जा सकते हैं अगर उस दूसरी जगह पे वेस्ट को प्रोसेस करने की फैसिलिटी मौजूद होगी तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। राइट, सो आंसर है इस क्वेश्चन का सी। तो ये थे क्वेश्चंस 2019 से। आई होप यू हैव फाउंड दिस सेशन इंटरेस्टिंग। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।